ओके, सो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता देता हूं। आपका पहला क्वेश्चन था सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, मान लो आपकी एरे है 1 4 2 5 6। जैसे हम लार्जेस्ट करते हैं, लार्जेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले नंबर को मान लेते हैं कि यही लार्जेस्ट होगा, है ना। उसके बाद मैं पूरी एरे को चेक करता हुआ जाता हूं। जैसे पहले 4 को देखूंगा, अगर वो 4 इस वेरिएबल से बड़ा है तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करके 4 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 2 आएगा, 2 देखा इससे छोटा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। 5 आया इससे बड़ा है तो मैं इसको 5 कर दूंगा। 6 आया इससे बड़ा है तो मैं इसको 6 कर दूंगा। उसके बाद एरे खत्म, तो मैं कहता था लार्जेस्ट इज 6। ये मेरा, जब मुझे सिर्फ लार्जेस्ट निकालना होता था, वो अप्रोच होती थी। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था आपको सेकंड लार्जेस्ट निकालना है, ठीक है। सो मान लो यही आपकी एरे है, अप्रोच बिल्कुल सेम थी, लार्जेस्ट वाली अप्रोच थी। मेरे को बस क्या करना था, एक की जगह दो निकालने हैं ना, तो मैं दो वेरिएबल बनाता, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। इन दोनों में से, पहले दो में से जो बड़ा होता उसको मैं लार्जेस्ट मान लेता, और जो छोटा होता उसको मैं सेकंड लार्जेस्ट मान लेता। यहां से मैं शुरू करता अपने क्वेश्चन को, फिर मैं अगली वैल्यू को रीड करता। अब मेरे पास तीन वैल्यूज है, ध्यान से देखो तो, एक लार्जेस्ट जिसकी वैल्यू है 4, एक सेकंड लार्जेस्ट जिसकी वैल्यू है 1, और एक एलिमेंट जो मैंने अभी रीड किया है जिसकी वैल्यू है 2। अब इन तीनों को मैं चेक करता एक ही बार में। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा ना उसको मैं लार्जेस्ट बना दूंगा। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 4, तो लार्जेस्ट की वैल्यू अभी भी 4। इन तीनों में से दूसरा सबसे बड़ा कौन है, 2, तो मैं 2 को कर देता सेकंड लार्जेस्ट। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता, 5 पे आ गया। अब मेरे बंदे कौन है, लार्जेस्ट इज 4, सेकंड लार्जेस्ट इज 2, और जो मैंने वैल्यू रीड की है इट इज 5। अब इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको मैं लार्जेस्ट कर दूंगा, यानी लार्जेस्ट हो गया 5, और सेकंड लार्जेस्ट कौन है यहाँ पे, 4, तो सेकंड लार्जेस्ट हो गया 4। 5 रीड हो गया। अब मैं 6 पे आऊंगा, मेरे लार्जेस्ट की वैल्यू है 5, सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू है 4, और जो मैंने रीड किया है वो है 6। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है उसको लार्जेस्ट बना दूंगा, और जो दूसरा सबसे बड़ा है उसको सेकंड लार्जेस्ट बना दूंगा। अब मेरी एरे हो गई खत्म। तो बस मेरे हाथ में देखो, लार्जेस्ट के एंड में क्या है, एंड एंड में लार्जेस्ट वैल्यू है और सेकंड लार्जेस्ट में सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है। इसको आपको प्रिंट कर देना था सेकंड लार्जेस्ट को, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके, ये था आप लोगों का क्वेश्चन सेकंड लार्जेस्ट वाला, ठीक है। अब वेव फॉर्म वाला भी फटाफट से सुन लो। वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन में तो और भी कुछ भी नहीं करना था। मैंने आपको कहा था कि पहले एक छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर। जैसे अगर आपकी आ रही थी, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए थी। मैंने ये कहा था कि पहले एक 2, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, फिर 5, ये एक वेव सी बन गई। सो पता है क्या ट्रिक थी, मान लो आपको कोई भी एरे दिए हो 2 3 1 4 5, वैसे इसका और भी एक आसान मतलब मोर एफिशिएंट सोल्यूशन है, पर अभी के लिए आप सिंपल सोल्यूशन देख लो। आप क्या करते, आप इसको सॉर्ट कर देते। पहला स्टेप होता आपका कि आप इसको सॉर्ट कर देते, तो सॉर्ट करके क्या बनता, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप दो दो के पेयर बनाते, 1 और 2, 3 और 4। अब 5 के साथ तो कोई है नहीं, तो सिर्फ 5, ठीक है। अब आप इन पेयर्स की आपस में स्वैपिंग कर देते, जैसे 1 2 बन जाता 2 1, 3 4 बन जाता 4 3, 5 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कोई है नहीं। मान लो आपके पास वैल्यू होती 2 3 9 4 10, तो मैं इसको भी पहले क्या करता, सॉर्ट करता, 2 3 4 9 10, ठीक है। अब मैं पेयर बनाता, एक और ले लो चलो 11। अब मैं इनमें स्वैपिंग कर देता, 3 2 9 4 11 10, बस ये अपने आप बन जाता। रीजन क्या था कि जब हम सॉर्ट करते हैं ना, तो ये सारे नंबर्स ऐसे हैं, A1 लेस देन A2 लेस देन A3 लेस देन A4 लेस देन A5। ध्यान से सोचो कि मैं इसी साइन को तो रिवर्स करना चाहता था, मैं ऐसा ही कुछ तो चाहता था, A1 लेस देन A2 ग्रेटर देन A3 लेस देन A4। तो मैं इन दोनों, तो मैं अगर इनकी स्वैपिंग कर देता ऑल्टरनेटिव की, तो ये कुछ इस तरीके का ही तो बन जाता। इन्हीं की तो मैं साइन की अदला बदली कर रहा हूं बीच में, देख रहे हो, समझ आ रहा है।
ये जो गिवन है ना, मैंने इन दोनों की अदला बदली कर दी, तो ये बन गया A2 ग्रेटर देन A1। फिर मैंने इन दोनों की अदला बदली कर दी, लेस देन A4 ग्रेटर देन A3। तो ये देखो, ये ध्यान से लेस देन ग्रेटर देन ऑल्टरनेट हो गए ना, तो यही तो वेव होती है, लेस देन ग्रेटर देन। क्लियर हो गया ये वाला किस सबको? अब शुरू करें आज की क्लास। चैट में बताओ, डाउट है कोई? किसी को डाउट नहीं है? क्लियर हो गया सबको? ओके, सो अब इसका लॉजिक आपको जो पता चल गया है, तो इसको अब आप कोड कर पाओगे। ठीक है, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास है जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला टॉपिक जिसकी आज मैं बात करूंगा वो होगा इनहेरिटेंस। सो गाइस, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस कुछ नहीं होता। इनहेरिटेंस इज जस्ट लाइक, जैसे हम रियल लाइफ में इनहेरिटेंस की बात करते हैं, राइट? कि जब आप कोड करते हो, याद है हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, हमने टीचर बनाया था, हमने स्टूडेंट बनाया, एग्जाम्स बनाए। अगर हम एक यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ध्यान से सोचो, टीचर और स्टूडेंट में कुछ कुछ तो प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के पास एक नाम होगा, दोनों के पास एक जेंडर होगा, दोनों के पास एक एज होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों में कॉमन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों एक्चुअली क्या है? ह्यूमंस। और ये सारी प्रॉपर्टीज ह्यूमंस की है। सो कहने का मतलब ये है, इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं जब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूं ना जावा में, सो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हुए मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखता हूं जो कॉमन है सब में, तो मैं उनको अलग कर देता हूं। ठीक है? क्योंकि ऐसा अगर मैं उनको अलग कर लूंगा, देखो इस तरीके से देखो, मेरे पास एक टीचर है और मेरे पास एक स्टूडेंट है। ठीक है, दोनों के पास एक नाम है, दोनों के ब्लूप्रिंट में एक नाम होगा, एक एज हो सकती है, एक जेंडर हो सकता है ना? अब अगर मैं अलग अलग दोनों में इन तीनों तीनों प्रॉपर्टीज को लिखता हूं, तो मेरा काम डबल हो रहा है। देख रहे हो, मुझे यहां पे भी इसका ब्लूप्रिंट में लिखना पड़ रहा है, इसके ब्लूप्रिंट में भी लिखना पड़ रहा है। तो मुझे ब्लूप्रिंट में चीजें रिपीट करनी पड़ रही हैं। सोचो, सोचो अगर ऐसा हो कि मैं एक डब्बा बनाऊं जिसके अंदर ये तीनों ही हो, कॉमन वाली, सिर्फ कॉमन वाली, और मैं यहां पे इनको ना लिख के बोलूं कि यार इस ब्लूप्रिंट में इस वाले ब्लूप्रिंट को इंक्लूड कर लो, एक ही बार लिखूं और इन दोनों डब्बों में बोलूं सी दिस फॉर रेफरेंस। तो ये जो होती है ना बात, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। क्योंकि ये टीचर और स्टूडेंट है क्या? एक्चुअली ह्यूमंस। तो बेसिकली ये ह्यूमंस की प्रॉपर्टीज को इन्होंने इनहेरिट किया है। मैं, ऐसा नहीं है कि नेम और एज इनकी कोई यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमंस, तो इनके अंदर वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो गई हैं। तो अगर मैं एक नया डब्बा बना लूं ह्यूमन का, ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज इनके पास इनहेरिट होके आ जाएंगी। सिमिलरली जब मैं एनिमल्स की बात करता हूं, है ना, ये देखो यहां पे जैसे एनिमल्स, तो बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, राइट? मैमल्स हो सकते हैं, फिशेज हो सकती हैं। मैमल्स के अंदर बर्ड्स, टाइगर, ठीक है, बर्ड्स के अंदर फर्दर पैरट्स, डव। तो हो सकता है एनिमल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो तो सब में होंगी, फर्दर मैमल्स की कुछ प्रॉपर्टीज इनमें हो सकती हैं। तो मैं रिपीटेबिलिटी ऑफ कोड को रोक रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि जो प्रॉपर्टीज जैसे हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, राइट, उसी तरीके से इनहेरिटेंस चलती है। कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ एक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन होंगे लोगों के अंदर, क्योंकि वो इनहेरिट किए गए हैं, राइट, एक पेरेंट से। तो मुझे अगर सिर्फ पेरेंट में ही उसे मैं अपने कोड में लिख दूं, राइट, जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस का ही एक फॉर्म है टीचर, स्टूडेंट, राइट, बिकॉज अ टीचर इज अ ह्यूमन। सिमिलरली अ स्टूडेंट इज अ ह्यूमन। सो
ह्यूमंस के अंदर जो जो होगा ना वो टीचर और स्टूडेंट के अंदर तो होगा ही होगा, तो मुझे उन्हें अलग से टीचर और स्टूडेंट में नहीं देना चाहिए। जावा मुझे अलाउ करता है कि अगर मैं ये पेरेंट बता दूं ना इनका जिससे ये इनहेरिट कर रहे हैं, तो मुझे अलग से टीचर और स्टूडेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। सो बेसिक इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में किसी को अभी तक डाउट है कि क्या इनहेरिटेंस क्या है, अभी क्या बात हो रही है यहाँ पे, इस बारे में किसी को कोई डाउट नहीं? क्लियर है कि क्या कर रहे हैं हम? ओके। सो जावा में इनहेरिटेंस होती कैसे है, ठीक है, इसकी अब हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। राइट। सो इन जावा इनहेरिटेंस इज बाय डिफॉल्ट। जैसे याद है मैंने बताया था कि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अंदर ही घुसी हुई है, उसकी हार्ट एंड सोल है। आप जावा का एक भी प्रोग्राम बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिख ही नहीं सकते। याद है बात की गई थी फर्स्ट क्लास के अंदर। उसी तरीके से जावा के अंदर इनहेरिटेंस भी उसकी हार्ट एंड सोल है। बिना इनहेरिटेंस के आप कुछ बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी अभी तक हमने क्लासेस बनाई थी, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास भी बनाई होगी होमवर्क में, जो भी आप अभी तक जावा में यूज करते आए हो क्लास, ठीक है। हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं, सिस्टम भी क्लास थी। हमने स्कैनर क्लास यूज की थी। बहुत सारी जावा की अपनी क्लासेस भी हैं, प्लस हम अपनी क्लासेस भी बना चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और स्टूडेंट वगैरह। सो हर क्लास ऑटोमेटिकली अपने आप ही, जावा की एक क्लास है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लास, उससे इनहेरिट करती है कुछ प्रॉपर्टीज। ये आप चाहो या ना चाहो ये होता ही है, क्योंकि ये जावा की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। और एवरी क्लास इन जावा इनहेरिट्स फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ये पहली बात हो गई। उसके बाद हम जावा में इनहेरिटेंस करेंगे कैसे, ये है क्वेश्चन। सो मान लो मेरे पास एक क्लास है व्हीकल, करेक्ट। अब व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि स्पीड, व्हीकल की कोई कॉस्ट हो सकती है, करेक्ट। फर्दर बहुत सारे टाइप की व्हीकल्स होती हैं, जैसे कि एक हो गई कार, एक हो गया ट्रक। अब इनकी फर्दर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, राइट। लाइक कार में आपका इंपॉर्टेंट होता है सीटिंग, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। ट्रक में आपका होता है कितना लोड लेके जा सकता है, लोड कैपेसिटी। सो कुछ बातें हैं जो इनकी अलग हैं, जैसे लोड कैपेसिटी और सीटिंग। कुछ बातें हैं जो इनकी कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि है तो दोनों ही व्हीकल, दोनों का पेरेंट तो व्हीकल ही है, दोनों के अंदर इनहेरिटेड तो व्हीकल ही है, इवॉल्व तो व्हीकल से ही हुई है ना। तो इसलिए व्हीकल की प्रॉपर्टीज तो दोनों में होंगी, स्पीड और कॉस्ट। पर हाँ, कार में सीटिंग की बात अलग होती है और ट्रक में एक लोड कैपेसिटी की बात होती है। कभी भी हम कार में लोड कैपेसिटी की तो बात करते ही नहीं। सो ये कुछ ट्रक की यूनिक प्रॉपर्टी है, तो ये इसकी अलग रहेगी। बट व्हीकल से इन्होंने दो प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हैं। सो जावा में ये हम कैसे करेंगे? हम ये देख चुके हैं कि हम कार कैसे बनाते हैं। हम कार कैसे बनाते थे? हम लिखते थे क्लास कार, और इसके अंदर हम ऐसे इसकी बात कर लिया करते थे, राइट, इंटीजर सीट्स एंड सो ऑन, और फिर इसको ऐसे बंद कर देते थे। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे ये स्पीड और कॉस्ट भी कार के अंदर लिखना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप यहां जाके इंटीजर स्पीड और इंटीजर कॉस्ट को ऐड कर दो। लेकिन नहीं, हम क्या बोलेंगे कि नहीं, हम अलग से नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि कार इसको इनहेरिट करे, अपने आप उसके अंदर ही आ जाए, जस्ट बिकॉज वो है तो व्हीकल ही। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लिखेंगे क्लास कार एक्सटेंड्स, क्योंकि ये इसका एक्सटेंशन ही तो है, इतना तो इसमें है ही, प्लस कुछ हो रहा है। तो क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। ठीक है, जैसे ही मैं ये एक्सटेंड्स कीवर्ड लिख दूंगा ना, ये कीवर्ड है जावा का, ये स्पीड और कॉस्ट आ जाएंगे अपने आप, आपको दिखेगा नहीं, ये आप नहीं लिख रहे हो, ये जावा खुद कर देगा आपके लिए। ये आपके उसमें जावा ऐड कर देगा। ठीक है, और इसको आप नॉर्मली जैसे आप बनाते हो ना ऑब्जेक्ट, कार सी इज इक्वल टू न्यू कार, और फिर आप सी डॉट स्पीड को अब एक्सेस कर पाओगे।
हालांकि स्पीड यहां लिखा नहीं है, लेकिन आप एक्सेस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको इनहेरिट किया है। ठीक है, क्लियर है? ओके, कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? नो डाउट? ओके, सो अब हम देखते हैं कि जावा में हम इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं इससे पहले इनहेरिटेंस की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जब कल को आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, सो आपका सॉफ्टवेयर बनाते हुए आपको कैसे डिसाइड करना है कि सर मैं क्या क्या डब्बे बनाऊं, कौन किससे इनहेरिट करेगा। हो सकता है ना आप सोचो कि यार इसमें ये कॉमन है, मैं इसका पेरेंट बना देता हूं। सो जब भी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करो, ये जो आप सब क्लास बनाते हो ना, इसको सब क्लास भी बोलते हैं, और इसको पेरेंट जिससे हम एक्सटेंड कर रहे हैं ना, उसको पेरेंट या सुपर क्लास बोलते हैं। और ये जो इनहेरिट कर रहा है ना, इसको सब क्लास बोलते हैं या चाइल्ड भी बोलते हैं। हमेशा अगर आपको चेक करना हो ना कि व्हीकल को कार से इनहेरिट, मतलब इसमें आपको ऐसी कभी भी सॉफ्टवेयर में कंफ्यूजन आ रही हो कि कार से व्हीकल बन रहा हूं, मतलब व्हीकल को कार से इनहेरिट करा रहा हूं, तो पता है कैसे चेक करते हैं? हम इसको इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। जैसे कि अगर यहां पे ऐसे हो रहा है ना, कार इज अ व्हीकल, इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ते हैं, कार इज अ व्हीकल। ये सही लग रही है? तो फिर आप सही कर रहे हो। अब इस वाली को पढ़ के देखो, व्हीकल इज अ कार, ये तो कुछ गलत नहीं लग रहा। व्हीकल इज अ कार, ये गलत लग रहा है। कार इज अ व्हीकल सही लग रहा है पढ़ने में। सो व्हीकल के अंदर से आप कार निकालोगे। सो ये इज अ वाली टेक्निक को आप यूज कर सकते हो सब क्लास और पेरेंट क्लास को सोचने के लिए कि कौन सी पेरेंट होनी चाहिए और कौन सी क्लास चाइल्ड होनी चाहिए। ठीक है, इज अ लगा लिया करो। क्लास वन, जैसे आपके पास दो क्लासेस हैं तो क्लास वन इज अ क्लास टू लिख लिया करो, और चेक कर लो कि सेंस क्या बना रहा है। क्लास वन इज अ क्लास टू सेंस बना रहा है या क्लास टू इज अ क्लास वन सेंस बना रहा है। जो सेंस बना रहा है उस हिसाब से आप अपना इनहेरिटेंस कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक? कोई भी डाउट? ओके, ओके आदित्य, अभी के लिए सब क्लास मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनहेरिट होता है, क्या इनहेरिट नहीं होता है। बट अभी के लिए आप मान लो कि हाँ, जो है वो इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, अभी हम आगे इसी क्लास में भी बात करने वाले हैं कि क्या क्या इनहेरिट होता है, क्या नहीं होता है, क्या एक्सेसिबल है, क्या नहीं है। ठीक है, सो अभी के लिए कॉन्सेप्ट इज कि इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन द कोड। ये आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, क्लास ए से क्लास बी इनहेरिट कर रही है। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी हाउ इट लुक्स इन जावा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास एक क्लास है व्हीकल। व्हीकल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि स्पीड, जैसे कि कॉस्ट। इसको अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब व्हीकल के अंदर एक फंक्शन भी है ड्राइव। ठीक है, क्योंकि व्हीकल को आप चला सकते हो ऑब्वियसली। अब मैंने दो क्लासेस और बनाई है, कार और ट्रक। बिल्कुल वही एग्जांपल है जिसकी अभी बात कर रहे थे। ठीक है, कार के अंदर क्या है? सीट्स। और ट्रक के अंदर क्या है? लोड कैपेसिटी। क्लियर है? ओके, फर्दर कार के पास अपना ड्राइव फंक्शन है और ट्रक के पास भी अपना ड्राइव फंक्शन है। सो पहली बात तो हम ये चेक करते हैं कि अगर मैं कार बनाऊं, राइट, इफ आई मेक माई ओन कार, सो कैन आई एक्सेस, देखो व्हीकल के अंदर क्या क्या था? स्पीड और कॉस्ट ना। क्या मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूं? देखो, प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ कार, करेक्ट। इसको अभी के लिए कर देते हैं कमेंट, इसको भी कर देते हैं कमेंट। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे आगे के इस लेक्चर में आगे।
सो अभी के लिए क्या है, मेरे व्हीकल के अंदर दो प्रॉपर्टीज है, स्पीड और कॉस्ट। मेरे कार के अंदर सिर्फ सीट्स हैं और ट्रक के अंदर सिर्फ लोड कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, स्पीड एक्सेस कर रहा हूं कार की। लेट्स सी, जावा ने अभी तक कोई एरर तो दिया नहीं है, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये भी आपको समझ नहीं आया होगा। ओके, इसने लिख दिया स्पीड ऑफ कार इज 0। 0 क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो मैंने आपको बताया था, अगर आप खुद से सेट नहीं करोगे इनकी वैल्यूज को तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ही देगा। इसी तरीके से आई विल बी एबल टू एक्सेस द अदर प्रॉपर्टी विच इज द कॉस्ट। ठीक है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कॉस्ट को प्रिंट कर रहा हूं। सो कॉस्ट भी अभी है 0 क्योंकि मैंने सेट नहीं की, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से सेट भी कर पाऊंगा, राइट। ये देखो स्पीड ऑफ कार क्या हो गई 10 और कॉस्ट अभी भी 0 है। सो द थिंग इज, ये तो मेरा चल रहा है कि अगर मैं इनहेरिट कर रहा हूं तो उसकी प्रॉपर्टीज मेरे पास आ रही हैं। मतलब मैक्स स्पीड कार के पास था नहीं खुद से, लेकिन एक्सटेंड्स व्हीकल लिखने की वजह से मेरे पास वो प्रॉपर्टीज आ गई अपने आप, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमने एक चीज पढ़ी थी, एक्सेस मॉडिफायर्स, सबको याद होगा, पब्लिक, प्राइवेट, पैकेज, प्रोटेक्टेड, है ना। पैकेज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सो तब क्या होगा अगर मैं इसमें से किसी एक को प्राइवेट कर दूं? क्योंकि ये अब प्राइवेट हो गया है, तो मैंने बताया था ना, प्राइवेट मतलब व्हीकल के अलावा कोई नहीं देख सकता, व्हीकल में भी ऑब्जेक्ट इसे एक्सेस नहीं कर सकता, कोई एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज अ प्राइवेट, एक्सेस रोक दिया गया है। सो देखते हैं यहां क्या हुआ। देखो जावा ने एरर दे दिया, बिकॉज इसने लिखा है द फील्ड व्हीकल डॉट मैक्स स्पीड इज नॉट विजिबल। इसने उसकी विजिबिलिटी रोक दी, एक्सेस रोक दिया। सो मैं मैक्स स्पीड को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। ओके, तो इसका नोट कर लो कि अगर कोई पेरेंट क्लास का वेरिएबल प्राइवेट है तो उसे चाइल्ड क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। ओके, लेट्स सी अगर ये पब्लिक होता, पब्लिक होते ही इसका एक्सेस मिल गया, मतलब पब्लिक होने से वो एक्सेसिबल है। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर मैं आप कुछ भी नहीं रखता, राइट। सो इस केस में मैंने आपको बताया था पैकेज प्राइवेट के बारे में, कि अगर तो जो पर्सन इसे एक्सेस कर रहा है, यानी कि कार ने इनहेरिट किया है ना इसको, तो वो मैक्स स्पीड को देख पाएगा क्योंकि वो और व्हीकल एक ही पैकेज में है। लेकिन अगर कार किसी और पैकेज में बना होता और वो व्हीकल से इनहेरिट कर रहा होता तो वो उसे नहीं देख पाता, ठीक है। वो क्यों अभी कार मुझे अलाउ कर रहा है इसे देखना, क्योंकि वो और कार और व्हीकल एक ही पैकेज में है। सो दैट इज व्हाई पैकेज विजिबिलिटी इज देयर। डिफॉल्ट विजिबिलिटी इज पैकेज विजिबिलिटी। ओके, व्हाट इफ मैं इसे प्रोटेक्टेड कर देता, ठीक है। व्हाट इफ मैं इसे प्रोटेक्टेड कर देता, तो द आंसर इज कोई फर्क नहीं पड़ा। सो याद है अभी तक हम एक बात करते हुए आए थे कि मैंने आपको कहा था जब इनहेरिटेंस आएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्टेड का यूज क्या है। अब ये देखो, ये है मान लो आपका एक पैकेज, दिस इज मान लो पैकेज 1, ठीक है। इसके अंदर आपने बनाई व्हीकल, व्हीकल के अंदर एक प्रॉपर्टी है कॉस्ट। मान लो मैंने कॉस्ट को कर दिया प्रोटेक्टेड कॉस्ट, ठीक है। और इसी के अंदर है एक पैकेज कार, एक क्लास कार, ठीक है। और कार ने इनहेरिट किया है, ऐसे देख लो कि जो व्हीकल है ना, इससे इनहेरिट कर रही है मेरी कार भी और मेरा एक ट्रक भी। और जो ट्रक है ना, ट्रक की जो क्लास बनी है वो एक दूसरे पैकेज में बनी है, ठीक है।
सो कॉस्ट के आगे क्या लिखा था? प्रोटेक्टेड। सो कॉस्ट जो है कार एक्सेस कर पाएगी, क्योंकि वो तो कर ही पाएगी क्योंकि ये दोनों सेम ही पैकेज के हैं, तो पैकेज विजिबिलिटी तो है ही। ट्रक जो है ना, ट्रक भी कॉस्ट को एक्सेस कर पाएगा बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड लिखा है इसीलिए ट्रक भी कॉस्ट को एक्सेस कर पाएगा, ये समझो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कुछ भी ना लिखा होता और सिर्फ लिखा होता कॉस्ट, मतलब यहां पे अगर होती डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के केस में कार एक्सेस कर लेती क्योंकि पैकेज विजिबिलिटी होती है ना, लेकिन ट्रक एक्सेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ट्रक अलग पैकेज में है और व्हीकल अलग पैकेज में है। व्हीकल कहती है मैं कॉस्ट की विजिबिलिटी डिफॉल्ट के केस में अपने पैकेज वालों को ही दूंगी। प्रोटेक्टेड कहता है कि अगर कोई दूसरे पैकेज में भी इनहेरिट कर रहा है ना, तो मैं उसे विजिबिलिटी दे दूंगा। तो प्रोटेक्टेड का काम यह है कि अगर कोई वेरिएबल आपको इनहेरिट करवाना है, विजिबल करवाना है किसी क्लास में जो दूसरे पैकेज में है, तो आप प्रोटेक्टेड लिखो। ठीक है, अब समझ आ गया सबको प्रोटेक्टेड का यूज? किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है? राइट। सो पब्लिक में क्या होता है कि सब लोग ही देख लेते ना। पब्लिक में क्या होता, इफ आई वुड हैव मेड कॉस्ट पब्लिक, ठीक है, अगर मैं कॉस्ट को पब्लिक कर देता, तो प्रोटेक्टेड करने से सिर्फ अगर कोई इनहेरिट करेगा ना व्हीकल को, मतलब बिकॉज ट्रक इज इनहेरिटिंग फ्रॉम व्हीकल इसीलिए वो इसे देख पा रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहां पे व्हीकल बना देता, व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट बना देता, ठीक है, मान लो पैकेज 2 के अंदर हूं, ठीक है, मैं पैकेज 2 के अंदर हूं और मैंने यहां पे एक व्हीकल बना दी v इज इक्वल टू अ न्यू व्हीकल, ठीक है, और मैं बोलू v डॉट कॉस्ट, ये नहीं चलता, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पैकेज 2 में कोई क्लास बनाऊं ट्रक विच एक्सटेंड्स अ व्हीकल, तो मैं किसी ट्रक t इज इक्वल टू न्यू ट्रक, सॉरी, ट्रक t इज इक्वल टू न्यू ट्रक में t डॉट कॉस्ट को एक्सेस कर पाऊंगा। सिर्फ एक क्लास जो इनहेरिट कर रही हो इसके अंदर से, उसी के लिए प्रोटेक्टेड अलाउ करेगा एक्सेस। तो प्रोटेक्टेड बहुत ही स्पेसिफिक यूज के लिए। सो प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि अगर कोई क्लास इनहेरिट कर रही हो किसी और क्लास से दूसरे पैकेज के, और उसका कोई वेरिएबल मुझे उस तक पहुंचाना हो, विजिबल कराना हो, तो प्रोटेक्टेड लिखते हैं। सिर्फ प्रोटेक्टेड लिखने से यहां पे ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं चलेगा, सिर्फ एक इनहेरिटेड क्लास को ही एक्सेस मिलेगा, नॉर्मल आदमी को एक्सेस नहीं मिलेगा उस पैकेज के। सिर्फ कोई एक क्लास जो उससे इनहेरिट कर रही हो उसी को एक्सेस देगा प्रोटेक्टेड। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, अब हम एक बात पढ़ेंगे। यस, एग्जैक्टली अमित, एग्जैक्टली इसलिए मैंने कहा था प्रोटेक्टेड का यूज आएगा इनहेरिटेंस में। तो सिर्फ इनहेरिटेंस के एक पर्टिकुलर डिफरेंट पैकेज पर्पस के लिए ही प्रोटेक्टेड को यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बात करेंगे जिसको कहते हैं मेंबर हाइडिंग। ठीक है, मेंबर हाइडिंग का क्या मतलब है, ये देखो, मेरे पास एक क्लास है व्हीकल, व्हीकल के अंदर एक फंक्शन ड्राइव, ठीक है, मेरे पास एक इनहेरिटेड क्लास है कार, कार के पास भी है एक फंक्शन ड्राइव, मेरे पास है एक क्लास ट्रक जो एक्सटेंड करती है व्हीकल को, और इसके पास भी है एक फंक्शन ड्राइव। सो जब मैं कार बनाता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं कार डॉट ड्राइव, तो यहां पे इस कार के पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपना ड्राइव फंक्शन चलाए, या इसे एक ड्राइव फंक्शन मुफ्त में मिला है व्हीकल से इनहेरिटेंस की वजह से। है तो पब्लिक, ये देखो पब्लिक है ना ये फंक्शन, तो ये इनहेरिट तो हुआ होगा। तो कार कौन सा वाला चलाएगी, अपना कि व्हीकल का? कार के पास दो ऑप्शन है ना, सो द आंसर इज कार इज मूविंग, कार अपना ड्राइव फंक्शन चलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका नाम
पेरेंट के किसी फंक्शन जो इनहेरिट हुआ है उसके नाम से मैच करता हो तो जो सब क्लास है ये उसको हाइड कर देगा। हाइड करने का मतलब ये है कि वो पेरेंट का फंक्शन नहीं चलाएगा, वो अपना फंक्शन चलाएगा, पेरेंट का फंक्शन छुपाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे कार के पास अपना ही कोई वेरिएबल होता मैक्स स्पीड, ठीक है, और एक मैक्स स्पीड उसे व्हीकल से भी मिलता, करेक्ट, सो उस केस में भी कार का मैक्स स्पीड फंक्शन ही, मैक्स स्पीड वेरिएबल ही यूज होता, व्हीकल का आया हुआ यूज नहीं होता। अगर उसके पास खुद का कोई सेम नाम का बंदा है तो वो अपना बंदा यूज करेगा, पेरेंट का बंदा यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो पेरेंट के मेंबर को छुपा देता है। दिस इज कॉल्ड मेंबर हाइडिंग। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर हुआ? ओके, हैप्पी। ये देखो सिंपल सी बात है, व्हीकल के पास एक फंक्शन है ड्राइव, ठीक है, और कार के पास भी है एक फंक्शन ड्राइव। ये दो बातें, अच्छा, नो डाउट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेंबर हाइडिंग, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर वी गो अहेड, मैं आपको एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा बता देता हूं कि इनहेरिटेंस किस किस तरीके की होती है, ठीक है। सो बेसिकली मान लो आपके पास एक क्लास है, क्लास ए, और एक क्लास है क्लास बी। यहां पे हो रहा है बी एक्सटेंड्स ए, क्योंकि बी ए से इनहेरिट कर रहा है। इसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर आपके पास एक है क्लास ए और उससे बहुत सारी निकल रही हैं, बी, सी, ठीक है, डी, इसको कहते हैं हायरार्किकल, ठीक है। फिर एक मान लो आपके पास है क्लास ए, एक है आपके पास क्लास बी, इन दोनों से इनहेरिट हो रही है क्लास सी। ये जावा में अलाउड नहीं है। ये हम कर सकते हैं जावा में, लेकिन सिर्फ एक्सटेंड्स, ऐसे सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी नहीं चलेगा जावा में, ये याद रखना। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम होती है विच इज कॉल्ड डायमंड ऑफ डेथ। इसको आप गूगल पे रीड करना इसके बारे में, डायमंड ऑफ डेथ प्रॉब्लम, ठीक है। आई वांट यू गाइस टू रीड अबाउट इट। ना समझ आए तो मेरे से पूछना, कोई इशू नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है डायमंड ऑफ डेथ, जिसको जावा ने रिकॉग्नाइज किया, इसीलिए उसने बोला आप ये नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसको करने का एक तरीका है जावा में, लेकिन वो अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ये डायरेक्टली एक्सटेंड्स लिखने से तो नहीं होगा, इसका कोई दूसरा तरीका है, पर इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर एक होती है कि आपके पास एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, और एक क्लास है सी, मतलब बी एक्सटेंड्स ए एंड सी एक्सटेंड्स बी। ये बेसिकली वो बात हो गई ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ठीक है। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल। और एक लास्ट होती है, ऐसे ए है, ए से दो क्लास निकल रही है बी और सी, और इन दोनों से फिर कंबाइन होके बन रहा है एक डी, इसको कहते हैं हाइब्रिड, ठीक है। ये बस एक थियोरेटिकल है। कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर पूछ लेता है, आप किसी कंपनी के इंटरव्यू कहीं बैठो तो ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभी, अच्छा कौन सी इनहेरिटेंस है, और ये काफी बार पूछता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्यों अलाउड नहीं है। तो ये होता है इसका रीजन डायमंड ऑफ डेथ प्रॉब्लम, जिसको आप गूगल पे पक्का पढ़ना। और वो पूछता है कि जावा में क्या करें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, तो वो हम आगे करेंगे। हाँ, हाइब्रिड भी, हाइब्रिड में जो सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ये मल्टीपल है, लेकिन हाइब्रिड में मल्टीपल प्लस एक ये ऊपर सुपर पेरेंट आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर से ये वाला स्ट्रक्चर हो, जिसमें एक पेरेंट से दो निकल रहे हो और उन दोनों का मल्टीपल से बन रहा हो, तो वो हाइब्रिड होता है, ठीक है अमित। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो लाइक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्लेसमेंट्स या कहीं बैठो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये। ओके, नाउ
ये मैंने आपको बता दिया कि वो उसको हाइड कर देता है। मेंबर हाइडिंग पढ़ लिया कि वो अगर उसके पास सेम नाम का अपना मेंबर अवेलेबल है तो वो अपना मेंबर यूज करेगा, पेरेंट का मेंबर यूज नहीं करेगा। ओके, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, एक बात और मुझे आपके साथ करनी है, ठीक है? वो ये है कि ये देखो, मैंने यहां लिखा था कार, कार इज न्यू कार, ठीक है? या फिर चलो मैं इसकी बात आपसे आगे करूंगा, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद पॉलीमॉर्फिज्म, आई विल डू दिस इन द एंड ऑफ द क्लास। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? अभी तक वैसे किसी को कोई डाउट है इनहेरिटेंस में? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है, कैसे हम जावा में करते हैं, और उसका एक्सेस का क्या सीन है वेरिएबल्स के, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो बिफोर वी स्टार्ट पॉलीमॉर्फिज्म। कूल। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है अबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स। एक्चुअली इसका मतलब पता है क्या होता है? सिंपल सी बात है, जैसे कि आपके पास मान लो आपने एक जैसे जावा में आप हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, राइट? तो आपके पास मल्टीपल एनिमल्स हैं, एक डॉग है, एक डक है, ठीक है, एक बेयर है, एक स्नेक है। ये चार आपको अलग अलग एनिमल्स दिख रहे हैं। ये बेसिकली आपने कहीं पे कोड में एनिमल बनाया होगा ना, और इस हर एनिमल के पास एक स्पीक फंक्शन होगा जिसमें ये बोलते हैं, ठीक है? अब आपने कॉल किया उस फंक्शन को, आपने बोला स्पीक, तो डक अलग बोलती है, डॉग अलग तरीके से बोलता है, स्नेक अलग बोलता है, और बियर अलग बोलता है। तो बात सिंपल सी ये है कि सबके पास एक कॉमन फंक्शन तो है। जैसे कार और ट्रक में भी मैंने ड्राइव फंक्शन दोनों में अलग अलग बनाया था, अगर आप ध्यान से देखो तो कार और ट्रक के पास, दोनों के पास एक एक ड्राइव फंक्शन है, ठीक है? अपना अपना, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। हो सकता है कार 4x4 हो, वो बिल्कुल अलग चलती हो, ट्रक बिल्कुल अलग तरीके से चलता हो, है ना? तो दोनों का चलाने का तरीका अलग है, तो दोनों के पास अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना लॉजिक है चलने का, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे हर एनिमल के पास अलग अलग मेथड ऑफ स्पीकिंग है। सो पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, लेकिन सबका नाम तो सेम ही है ना, राइट? सबका फंक्शन तो वही है ना, फंक्शन फंक्शन तो सेम है ना, स्पीक ही तो कर रहे हैं, सब बोल ही तो रहे हैं, बस ये है कि वो अलग तरीके से बोल रहे हैं। सो दैट इज द एबिलिटी टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज इन जावा। सो जावा में एक ही मतलब चीज को अलग अलग तरीके से करना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसको अगर जावा में इंप्लीमेंट करना है ना, उसके दो आंसर्स हैं, एक को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग और एक को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सो पहले मैं आपके साथ बात करूंगा मेथड ओवरराइडिंग की। मेथड ओवरराइडिंग का पता क्या मतलब होता है? ये देखो, आपके पास थी एक क्लास का व्हीकल, आपके पास है क्लास व्हीकल, ठीक है? व्हीकल में एक ड्राइव फंक्शन है, ठीक है, कूल। फिर आपने इसके अंदर से बनाई दो अलग अलग टाइप की व्हीकल्स, एक बनाई कार और एक बनाया ट्रक। कार के पास अपना ड्राइव फंक्शन है, कार कहती है मेरे को पता है कि मैं कैसे चलती हूं, तो मैं थोड़ा अलग हूं, हटके हूं। जैसे मान लो ये एनिमल होता और ये होती है डक और ये होता है एक डॉग, तो दोनों के अलग अलग होंगे ना बोलने के तरीके, तो दोनों के पास अपना अपना ड्राइव फंक्शन है। और अब देखो, मैंने आपको अभी तक ये बताया था कि अगर कार के पास एक ड्राइव फंक्शन है और व्हीकल के पास भी एक ड्राइव फंक्शन है, तो व्हीकल के ड्राइव फंक्शन को ना यूज करके कार, अगर मैं ऐसी बनाता हूं एक कार, कार सी इज इक्वल टू न्यू कार, राइट? और जब मैं कहता हूं सी डॉट ड्राइव, तो वो अगर उसके पास खुद का ड्राइव फंक्शन है तो वो व्हीकल का यूज नहीं करता। इसको मैंने आपको बताया था ना, कहते हैं मेंबर हाइडिंग, करेक्ट? अगर इसके पास कोई सपोज कॉस्ट मेंबर है और इसके पास भी एक कॉस्ट नाम का वेरिएबल है, तो ये अपना यूज करेगा, इसका नहीं यूज करेगा अगर आप सी डॉट कॉस्ट को कॉल करोगे तो, ठीक है? सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो पता है क्या हो रहा है, इसके पास दो ऑप्शन थे। कार के पास एक अपना ड्राइव फंक्शन था
और इसके पास एक इनहेरिटेड ड्राइव फंक्शन था, राइट। इसने अपना वाला चलाया क्योंकि इसके पास अपना था, अगर इसके पास अपना नहीं होता तो वो इनहेरिटेड चलाता। तो जब आप अपना ड्राइव फंक्शन बनाते हो ना, आपको एक ड्राइव फंक्शन तो मिल रहा था, लेकिन आपने कहा मैं अपना खुद का भी बनाऊंगा क्योंकि मुझे अपना चलाना है। तो आपने क्या किया, आपने इस वाले को ओवरराइड कर दिया, आपने इस वाले को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब ये है कि जब रन होगा ना, तो वो इस वाले को ना चला के अपने वाले को चलाएगा, बेसिकली मेंबर हाइडिंग फॉर फंक्शंस। तो आपने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास अपना है तो आप अपना चलाओगे, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, कि आपने इनहेरिटेड वाला ना चला के उसे ओवरराइड पे डाल के अपना चलाया, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ओके, ये हो गया ओवरराइडिंग। इसके अलावा एक चीज और अवेलेबल है जिसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग पता है मतलब क्या है? ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आप एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस रख सकते हो। जैसे यस राघव, एक तरीके से आप समझ लो कि मेंबर हाइडिंग में हर मेंबर हाइड होता है, ठीक है, उसमें वेरिएबल्स भी इंक्लूडेड हैं। ओवर राइडिंग में मैं स्पेसिफिकली मेथड की बात कर रहा हूं। हाँ, मेंबर ओवर राइडिंग में मैं स्पेसिफिकली मेथड्स की बात कर रहा हूं। ओवर राइडिंग के लिए वी ओवर राइड मेथड्स, ठीक है। प्लस ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट आगे जाके आएगा जब हम इंटरफेसेस और ये सब पढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक सुनो ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम है एफ, या ऐसा एक फंक्शन है मान लो प्रिंट, ठीक है, एक फंक्शन है प्रिंट। ये पता है क्या करता है, ये बस ऐसा कुछ करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, ठीक है, एक वॉइड है। अब मैं इसी नाम का, सेम नाम का एक और फंक्शन बना सकता हूं, लेकिन आप कहोगे सर ये तो जावा को कंफ्यूज कर देगा, जावा को एरर में डाल देगा। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है फंक्शन की, इसी तरीके से तो जावा इसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक वॉइड फंक्शन है प्रिंट नाम का जो कुछ नहीं देता। इसमें तीन पार्ट हैं, इसका टाइप, इसका नाम, और ये क्या लेता है। तो इस वाले में तो इसका टाइप है वॉइड, इसका नाम है प्रिंट, और ये कुछ नहीं लेता। मान लो मैंने एक और बना दिया सेम अभी, ठीक है, तो जावा, और मैंने यहां कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो टू। अभी तो जावा एरर दे देगा, जावा बोलेगा आपने दो फंक्शन बिल्कुल सेम बना दिए, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा चलाना है, तो एरर है। लेकिन अगर मैंने कुछ भी हल्का सा चेंज कर दिया ना, कि ये और ये दो डब्बे एग्जैक्टली सेम ना देखे, मान लो मैंने एक इंटीजर एन डाल दिया, मैंने कह दिया कि ये कुछ लेता है, तो अब ये और ये बिल्कुल सेम तो नहीं है ना। ये आपको तो पता है कि बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि यहां पे ये कुछ लेता है और ये कुछ नहीं लेता इनपुट में। सो जावा भी आपकी तरह स्मार्ट है। जावा कहता है कि ठीक है, आप एक काम करो, दोनों रख लो। जब आप प्रिंट को बुलाओगे ना, ऐसे हम बुलाते हैं ना फंक्शन को, ऐसे लिख के अपने मेन फंक्शन के अंदर, राइट, मैं अपने आप देख लूंगा कि आप किसको बुला रहे हो। अगर आप कुछ नहीं भेज रहे हो तो मैं ये वाला चला दूंगा। अगर आप ऐसा कुछ लिखोगे प्रिंट 10, तो मुझे समझ आ जाएगा आप उस प्रिंट को कॉल कर रहे हो जो कुछ लेता है, यानी कि ये वाला। सो दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, ठीक है। एक ओवरलोड कर दिया, एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस बना दिए। बस फर्क क्या है, दोनों एक दूसरे के हम शक्ल नहीं है, बस दोनों का नाम सेम है, दोनों एक दूसरे जैसे एग्जैक्टली नहीं है। अब देखो, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको जावा के अंदर। ये देखो, यहां पे दो प्रिंट फंक्शंस बने हुए हैं, एक का नाम है सिर्फ प्रिंट और वो कुछ नहीं लेता, तो ये प्रिंट करता है दिस इज द प्रिंट फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। एक प्रिंट है जो एक इंटीजर लेता है एन,
और ये प्रिंट करता है दिस इज द प्रिंट फंक्शन विद द नंबर n। ठीक है, अब जावा की स्मार्टनेस देखते हैं। अगर मैं सिर्फ कॉल करता प्रिंट, ठीक है, तो अब जावा को कंफ्यूजन नहीं होगी, जावा ये वाला चलाएगा क्योंकि मैंने प्रिंट के साथ कुछ नहीं भेजा। उसने चला दिया दिस इज द प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, सही चला दिया। मान लो मैं इसके अंदर भेजता 10 और अब मैं इसको चला देता, उसने प्रिंट कर दिया दिस इज द प्रिंट फंक्शन विद द नंबर 10, मतलब उसने ये वाला चला दिया। दोनों फंक्शंस के नाम सेम है, बट जावा स्मार्ट है, वो जिस तरीके से आप फंक्शन को बुलाओगे ना, वो उस तरीके से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि आपको कौन सा फंक्शन चलाना है। सो दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके की बात होती है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। एक ही नाम के मल्टीपल लोग आप चला रहे हो तो वो है ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब है एक तीर आपको दिया हुआ है लेकिन आप उसके ऊपर अपना रख के चला रहे हो, बिकॉज यू वांट कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा एरो बाय योरसेल्फ, अगर आप एक एक्स्ट्रा फंक्शन खुद से सेम नाम का प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चले, आप ओवरराइड कर रहे हो उसको। ओवरलोडिंग में मल्टीपल सेम नाम के एक साथ रख रहे हो और जिसको चलना होगा वो चल जाएगा। यस एनी, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो जानेगा कि किसको कॉल करना है। इवन पैरामीटर्स छोड़ो, अगर मैंने टाइप भी चेंज कर दिया ना, वॉइड की जगह मैंने कह दिया एक प्रिंट इंटीजर टाइप का है, तो भी वो अलग हो गया, क्योंकि देखो फंक्शन के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है उसका टाइप, एक होता है उसका नाम, फिर आते हैं उसके पैरामीटर। जब तक आपके दो फंक्शन की तीनों चीजें एक जैसी नहीं दिखती ना, तब तक जावा बोलेगा मैं संभाल लूंगा, आप मस्त बनाओ। ठीक है, जब तक ये तीनों एक एक के बाद बिल्कुल एक जैसे नहीं हो जाते, अगर ये तीनों ही सेम हो गए, टाइप भी वही, नाम भी वही, पैरामीटर भी वही, उस टाइम पे एरर आएगा। देखो पैरामीटर में आपको ये देखना होगा कि अब जैसे आपने डाउट पूछा है कि एक जगह मैं इंट n लिख दूंगा, ऐसा प्रिंट बना दूंगा, और एक जगह मैं बना दूंगा प्रिंट इंट a, है ना, ऐसा कुछ पूछ रहे हो। देखो जावा को इस वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता, वो ये देखता है कि आप एक प्रिंट भेज को कॉल कर रहे हो जिसमें एक इंटीजर जाएगा, तो उसके लिए ये नाम की वैल्यू नहीं है, उसके लिए इसके टाइप की वैल्यू है, तो वो दोनों को सेम मानेगा। लेकिन हाँ आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि एक में एक ही इंटीजर भेजो और एक में भेज दो दो इंटीजर, तो जावा के लिए ये अलग हो गए। ठीक है ऋषिका, द टाइप मैटर्स फॉर जावा नॉट द नेम। ओके, इंद्रेश ओवरराइडिंग, ओके सो ओवरलोडिंग कह रहे हैं ना इंद्रेश, ओवरलोडिंग कर रहे हैं अभी हम। ओवरराइडिंग का एग्जांपल ओके क्लियर कर देते हैं। सो ये देखो मेरे पास एक व्हीकल है जिसमें एक फंक्शन है ड्राइव, ठीक है, मेरे पास एक क्लास है कार विच एक्सटेंड्स व्हीकल, ठीक है, और इसके अंदर भी एक फंक्शन ड्राइव। सो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको कॉल करूंगा ना एक कार बना के, इस केस में मैंने क्या किया, ये अपने आप हो रहा है जावा के अंदर, मैं नहीं बोल रहा, जावा ने व्हीकल का ड्राइव ना यूज करके अपना ड्राइव यूज किया। क्यों? क्योंकि इसके ड्राइव ने व्हीकल के ड्राइव को ओवरराइड कर दिया, उसने बोला तू नहीं चलेगा मैं चलूंगा, तो कार इज मूविंग एग्जीक्यूट हुआ। अगर व्हीकल का ड्राइव चलता तो व्हीकल इज मूविंग प्रिंट होता, लेकिन कार का ड्राइव चला है क्योंकि कार ने उसको ओवरराइड किया है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ओवरराइडिंग सिर्फ यहीं पे यूज नहीं होती, आप नॉर्मल फंक्शन को भी ओवरराइड कर सकते हो। मान लो मेरे पास कोई रैंडम फंक्शन है प्रिंट, ठीक है, उसकी एनोटेशंस आती हैं, तो अभी हम आगे जाके जब जावा शुरू, एंड्रॉइड भी होगा आपके कोर्स के अंदर, ठीक है, तो जब हम एंड्रॉइड शुरू करेंगे ना तो आप ऐसे नाम की कोई चीज देखोगे, इसको कहते हैं एनोटेशंस।
इवन जब भी हम अगली क्लास में अपना इंटरफेसेस और ये सब करेंगे तो मैं थोड़ा आपको एनोटेशंस के बारे में बताऊंगा। तो आप ऐसे करके पर्टिकुलर फंक्शंस को भी ओवरराइड कर सकते हो, बट ये आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग एनोटेशंस, सो इसलिए मैं इसकी बात अभी आपके साथ नहीं कर रहा, सिर्फ इनहेरिटेंस में ओवरराइडिंग की बात कर रहा हूं। ओवरराइडिंग हर जगह हो सकती है। ओके अमित, अगर सिर्फ व्हीकल का चलाना होता तो वेट करो, क्लास के एंड तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे को आपसे बात करनी थी जो मैंने कहा था बाद में करूंगा। यार ये देखो, मैंने ये बनाया व्हीकल, मैंने बनाई कार, और मैंने बनाया ट्रक। आपको पता है जावा के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है इनहेरिटेंस में? ये तो हम डायग्राम बना के समझ पा रहे हैं अच्छे से। जावा पता है एक्चुअली करता क्या है? आपको पता होगा कि आपने कार का एक ऐसे डब्बा बनाया हुआ है, क्लास कार है ना, एक्सटेंड्स, और ये क्लास कार का डब्बा है जिसके अंदर क्लास कार का सब कुछ, कार रिलेटेड मेंबर्स, है ना। एक्चुअली जैसे आप लिखते हो ना एक्सटेंड्स व्हीकल, जावा इसी के साथ एक व्हीकल का रिलेटेड मेंबर्स की ऑब्जेक्ट बना देता है। और जब आप लिखते हो ना कार सी इज इक्वल टू न्यू कार, राइट, सो ये जो सी होता है, मैंने आपको बताया था ना ऑब्जेक्ट्स का न्यू लिखते ही क्या होगा, मेमोरी पे जाएगा और मेमोरी में कार के लिए एक जगह ढूंढ लेगा, फिर एक बंदा बनाएगा सी जो इसको देख रहा होगा। कैसे? क्योंकि उसके पास इसका एड्रेस होगा। यही तो बात करी थी अभी तक, है ना, यही तो ऑब्जेक्ट्स का फंडा होता है, ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट्स वर्क करते हैं। सो एक्चुअली ये जो आपका कार ऑब्जेक्ट था ना पहले, एक्सटेंड्स व्हीकल लिखने की वजह से इसके अंदर दो हिस्से हो गए, एक सिर्फ कार कार का और एक व्हीकल का, क्योंकि इसके अंदर व्हीकल की भी प्रॉपर्टीज आ गई ना, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स की जगह बन जाती है, ठीक है। और कार सी जो मैंने बनाई है ये उस मेमोरी को देख रहा है जहां पे दोनों पड़े हैं। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, व्हीकल वी इज इक्वल टू न्यू कार, ये क्या हुआ? ये वाली टाइप और ये वाली टाइप तो मैच ही नहीं कर रही, तो आप बोलोगे सर एरर। लेकिन एक बार एक ध्यान से सोचो, व्हीकल भी, कार खुद है तो एक व्हीकल ही ना। जब मैं लिखता हूं न्यू कार तो उसको मैं व्हीकल में असाइन तो कर नहीं सकता, क्योंकि व्हीकल तो उसका पेरेंट है ना। तो होता पता है क्या है इस केस में, एक बंदा बनेगा वी नाम का जिसके अंदर होगा एड्रेस इसी बंदे का, लेकिन वो देखेगा पता है किसको, सिर्फ व्हीकल वाले पार्ट को। वो एक तरीके से पॉइंटर होगा व्हीकल वाले हिस्से का, ठीक है। सो अभी भी मैं कार को एक्सेस कर सकता हूं, मैं वी डॉट ड्राइव, वी डॉट कॉस्ट, ये सब एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ वही लोगों को एक्सेस कर पाऊंगा जो व्हीकल और व्हीकल की प्रॉपर्टीज कार के अंदर आई हैं, ठीक है। कार के पास अगर अपनी कोई यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी, सिर्फ कार कार वाली जो आइटम्स होंगे उनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक बंदा बनाया है जो इसके अंदर के व्हीकल को देखेगा, ठीक है। अब एक बात और सुन लो कि एक चीज होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ना एक बात सोचो, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं वी डॉट ड्राइव, ठीक है, एक सेकंड इसको क्लियर करते हैं। मैंने लिखा व्हीकल इज इक्वल वी इज इक्वल टू न्यू कार, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
इसके अंदर कुछ कार का मटेरियल है और कुछ व्हीकल की इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये सब इनहेरिटेड है। इसके पास भी अपना एक ड्राइव फंक्शन है, इसके पास भी एक ड्राइव फंक्शन इनहेरिटेंस से आया है। तो जब मैं यहां लिखूंगा v डॉट ड्राइव, इस केस के अंदर लॉजिकली, लॉजिक तो ये बोलता है ना कि ये v नाम की जगह है जो सिर्फ इसके व्हीकल को देख रही है, तो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए इस वाले ड्राइव को, यानी प्रिंट होना चाहिए व्हीकल इज मूविंग। लॉजिक बिल्कुल यही कह रहा है और होना यही चाहिए। लेकिन जावा स्मार्ट है, जावा बहुत स्मार्ट है। जावा ने, मैंने आपको एक सेकंड पहले एक बात बताई थी, ओवरराइडिंग। जैसे ही आपने कार के अंदर अपना ड्राइव फंक्शन दिया था ना, उसने इसको, जैसे ही जावा इसको चलाने की ट्राई करेगा ना, वो बोलेगा रुक जा भाई, मैं नहीं चला पा रहा क्योंकि इस बंदे ने मुझे क्या कर दिया है, अपने आप ही ओवरराइड। सो एट द रन टाइम, जब जावा इसको चलाएगा, एट द रन टाइम, जब ये चल रहा होगा, जब ये चल रहा होगा, उस टाइम पे जावा जाएगा व्हीकल वाले को बुलाने, लेकिन ये जो कार का ड्राइव फंक्शन था ये इसको ओवरराइड कर देगा और चल जाएगा कार इज मूविंग। एग्जैक्टली अनूर, दिस इज कॉल्ड, इसी यही तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। भले ही ये ऑब्जेक्ट व्हीकल क्लास का है और ये देख इसके अंदर की सिर्फ व्हीकल की प्रॉपर्टीज को रहा है, ठीक है, तो वो जावा जब इसको वी डॉट ड्राइव को चलाएगा तो वो रन टाइम पे, जब रन हो रहा होगा आपका प्रोग्राम, रन हो रहा होगा, मैं ये कंपाइल वाले टाइम की बात नहीं कर रहा, जब आप लिख रहे हो तब भी एरर आ जाता है ना कभी कभी, तब कोई एरर नहीं आएगा। जब ये चल रहा होगा, जब ये रन हो रहा होगा आपका प्रोग्राम मशीन में, जावा जाएगा तो व्हीकल वाले के ड्राइव को बुलाने, लेकिन आपने इसको ओवरराइड कर रखा है पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से रन टाइम पे ही यहां से जंप मार के वो कार का ड्राइव चला देगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो एक बार इसको एक्शन में देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, ये तो ठीक है, मैं एक व्हीकल बनाऊंगा, व्हीकल v इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। ये देखो क्या प्रिंट हुआ, कार इज मूविंग। जावा ने रन टाइम पे ओवरराइड की वजह से कार का ड्राइव फंक्शन चला दिया। क्या कर दिया, कार का ड्राइव फंक्शन चला दिया। और ये भी देख लो, अगर मैं कुछ ऐसा एक्सेस करूं v डॉट सीट्स, अगर मैं ऐसा कुछ करूं, ठीक है, एक सेकंड, अगर मैं ऐसा कुछ करूं ट्राई कि भाई मैं व्हीकल की सीट्स प्रिंट करता हूं, तो ध्यान से देखो व्हीकल के अंदर सीट्स नहीं थी, सीट्स थी कार के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ व्हीकल वाले पार्ट को देख पा रहा हूं, इसलिए v डॉट सीट्स में आ गया एरर, ठीक है। सो आई एम ओनली सीइंग द व्हीकल वन। ओके, क्वेश्चन आया है। ओके, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की अभी बात करेंगे निशान, एक सेकंड रुक जाओ बस। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मान लो कि मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने सबको अपना अपना कंस्ट्रक्टर दिया और कंस्ट्रक्टर करता कुछ भी नहीं है, बस प्रिंट कर देता है कि आई एम अ कार, आई एम अ व्हीकल, या फिर आई एम अ ट्रक। अब एक बात सोचो, मान लो मैंने बनाई एक नई व्हीकल, ठीक है, सिर्फ व्हीकल है, कार वार अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल व्हीकल, पहली पेरेंट क्लास, कोई इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस तो कुछ है ही नहीं ना इसके अंदर, अभी तो कुछ भी नहीं है। सो दिस इज वेरी नॉर्मल। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने कहा आई एम अ व्हीकल, क्योंकि मैंने बताया ना कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही आप ये वाली लाइन लिखते हो। ये देखो ना, यहीं पे आपने कंस्ट्रक्टर बुला दिया, तो व्हीकल का कंस्ट्रक्टर क्या करता है, प्रिंट करता है आई एम अ व्हीकल, तो ये प्रिंट हो गया, और वी डॉट ड्राइव से व्हीकल इज मूविंग, परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं करूंगा कार, कार
C is equal to a new car. अब देखते हैं अब क्या होगा। मैंने सिर्फ कार का कंस्ट्रक्टर बुलाया है, मैंने कार बनाई है, तो प्रिंट होना चाहिए आई एम अ कार। लेट्स सी। अरे ये क्या है, आई एम अ व्हीकल क्यों प्रिंट हुआ, व्हीकल तो कहीं है ही नहीं। सो द आंसर इज कि जब आप इनहेरिटेंस कर रहे होते हो ना, आपने व्हीकल के अंदर से कार निकाली, तो जब आप एक न्यू कार बनाते हो ना, कार के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज व्हीकल, क्योंकि मैंने बताया ना कार के अंदर दो लोग हैं, एक कार रिलेटेड है और एक व्हीकल रिलेटेड है। एक कार ऑब्जेक्ट के अंदर एक व्हीकल ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड है, एक व्हीकल का पूरा अपना ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड है। हमें ये कैसे पता, क्योंकि पिछले ही एग्जांपल में व्हीकल वी से, इस वाली स्टेटमेंट से मैं उस ऑब्जेक्ट को देख भी पा रहा था, मैं इस व्हीकल को देख पा रहा था, मतलब एक व्हीकल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तो भाई अगर आप सिर्फ कार को कंस्ट्रक्ट करोगे तो इस व्हीकल को कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, पहले व्हीकल कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए, तब जाके ही तो आप पूरी कार को कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। जब तक आपके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, जबकि तक आप अपने पेरेंट से डीएनए इनहेरिट नहीं करोगे, तब तक आप कैसे अपनी क्वालिटीज लोगे, है ना। हम कहते नहीं है कि यू हैव आईज ऑफ योर फादर, तो सबसे पहले तो आप इनहेरिट करते हो ना, तो सबसे पहले व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्यों, ताकि मैं इस अंदर के व्हीकल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लूं। जैसे ये व्हीकल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा और अपने कार को क्रिएट कर पाऊंगा। क्लियर, क्लियर हो गया निशांत। आई नीड टू कंस्ट्रक्ट द व्हीकल ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन आई कंस्ट्रक्ट द कार ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए जावा बहुत ही स्मार्ट है, वो कहता है व्हीकल बनाना है, अच्छा व्हीकल कौन बनाएगा, व्हीकल का कंस्ट्रक्टर, तो वो पहले व्हीकल को बना देता है, फिर वो कार को बना देता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी समझ आ गया होगा, ये वही है कि जो व्हीकल वी इज इक्वल टू न्यू कार से बनाया था। ठीक है, ओके। डायनामिक मेथड डिस्पैच इज द सेम थिंग, कि डायनामिकली इट विल डिस्पैच द पर्टिकुलर मेथड एट रन टाइम। अब एक बात होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने आपको दो, ये बेसिकली सेम बातों की हम बात कर रहे हैं। एक दो कॉन्सेप्ट बताया ना आपको, एक बताया ओवर राइडिंग और एक बताया ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या करते थे, हम चेक करते थे कि दो फंक्शंस की बिल्कुल सारी की सारी प्रॉपर्टीज अगर सेम जैसे ही दिख रहे हैं दोनों, तो एरर होगा ना। ये एरर आपको फंक्शन बनाते टाइम ही पता चल जाएगा, बिना वो प्ले बटन दबाए, बिना प्रोग्राम को रन करे पहले ही एरर आ जाएगा अगर दोनों फंक्शंस एक जैसे दिखे तो ये तो आपको कंपाइल टाइम, इसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि आप कंपाइल टाइम पे ही दो फंक्शन बना पा रहे हो जो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते, दोनों में कुछ फर्क है, इसीलिए आप सेम नाम के दो फंक्शन बना पा रहे हो और इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये आपको बनाते टाइम ही पता चल जाता है। और अगर दोनों बिल्कुल सेम होते तो बनाते टाइम ही पता चल जाता है कि एरर है। तो ये जो ओवरलोडिंग होती है ना, ये बनाते टाइम ही पता चल जाती है, इसलिए इसे कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये है तो दोनों पॉलीमॉर्फिज्म ही ना, बताया था जावा में इन दोनों से करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओवर राइडिंग में उल्टा क्या होता है, हमें पता नहीं होता जब तक प्रोग्राम, जैसे मैंने ये बना दिया था व्हीकल वी इज इक्वल टू न्यू कार, है ना, और मैंने कर दिया था वी डॉट ड्राइव। मुझे जब तक प्रोग्राम, मेरे को जावा ने तो कोई एरर नहीं दिया ना, लेकिन जब रन हो रहा था ये प्रोग्राम, जब मैंने प्ले बटन दबा दिया था उस टाइम पे मिड फ्लाइट प्रोग्राम के चलते चलते ही व्हीकल का ना चल के कार का ड्राइव फंक्शन चल गया था, कार इज मूविंग प्रिंट हुआ था, क्योंकि वो रन टाइम पे हुआ था, इसलिए उसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो अभी तक में किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ।
कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको, सबको समझ आ गया? ओके सो ओके, अब हम दो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। सो एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग होता है इम्प्लीमेंटेशन, छुपा देना। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपको ये थोड़ी पता होता है कि गाड़ी के अंदर इंजन कैसे चल रहा है, गाड़ी के अंदर हो क्या रहा होगा। आप बस चाबी डालते हो और गियर लगाते हो और गाड़ी चल जाती है। आपको फंक्शंस दिए हुए हैं गाड़ी बनाने वाले ने, गियर ब्रेक सब दिया हुआ है, और उसने आपको ये नहीं बोला कि मतलब उसने आपसे ये छुपा दिया कि गाड़ी के अंदर क्या है, उसने बोनट वोनट लगा के सब छुपा दिया। लेकिन गाड़ी एक्चुअली कैसे चल रही है ये आपको नहीं पता, वो अंदर इंजन से कुछ हो रहा है, पाइप जा रहा है, ये सब आप नहीं देखते, आप सिर्फ गाड़ी चलाते हो। तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे एटीएम मशीन है, आप एटीएम में जाते हो, कार्ड डालते हो, पैसे निकाल लेते हो, आपको ये नहीं पता कि एटीएम मशीन चल कैसे रही है, राइट? तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, मतलब छुपा देना कि हो कैसे रहा है, बस आप कर पा रहे हो। जावा में इसका हम एग्जांपल डे 1 से यूज कर रहे हैं, पता है कहां? system.out.println। किसी ने आपको बताया कि वो आउटपुट पे प्रिंट कर कैसे रहा है, आप तो सीधा सिस्टम क्लास का यूज कर रहे हो प्रिंट फंक्शन, आपको ये थोड़ी पता है कि वो चल कैसे रहा है, पर आप यूज कर रहे हो। तो जब आप इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनाओगे ना, तो आप जब क्लासेस ऑब्जेक्ट सब बना दोगे, सो उस टाइम पे जो बंदा आपके सॉफ्टवेयर को यूज करेगा ना, वो सिर्फ फंक्शंस को यूज करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपने कैसे बनाया। तो वो बात होती है एब्स्ट्रैक्शन, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? उसी तरीके से होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बेसिकली वो डब्बे जो बनाए थे ना, कि स्टूडेंट रिलेटेड एवरीथिंग शुड बी इन स्टूडेंट्स ब्लॉक। बेसिकली जो क्लास का कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट की सारी बातें स्टूडेंट के डब्बे के अंदर, स्टूडेंट की सारी बातें स्टूडेंट के डब्बे के अंदर, टीचर की सारी बातें टीचर के डब्बे के अंदर, ऑल द फंक्शंस एंड क्वालिटीज, ठीक है? तो ये जो है सब कुछ एक ही डब्बे के अंदर है, सब कुछ क्लास टीचर के अंदर, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ टीचर एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ टीचर आर देयर। तो ये डब्बे के अंदर है ना, इनकैप्सुलेट कर दिया आपने। सो एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, सब कुछ एक ही डब्बे के अंदर है, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन, ठीक है? ओके, एक और इसका एग्जांपल देख लो कि जब आप टीवी को रिमोट से चलाते हो, आपको नहीं पता रिमोट कैसे चल रहा है, पर चैनल चेंज हो रहे हैं, आपको बिहेवियर पता है, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन, कि आपको पता नहीं है कैसे चल रहा है रिमोट, लेकिन आप बस बटन दबाते हो, चैनल चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सिमिलरली रिमोट की सारी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसी के अंदर है। रिमोट की सारी फंक्शनैलिटी, बटन्स, इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट्स सब इस रिमोट के अंदर ही है। तो दिस इज इनकैप्सुलेशन, और ये कैसे कर रहा है दैट इज हिडन फ्रॉम यू, तो वो से कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या है? कोई डाउट? ऑल गुड, सबको सब समझ आ रहा है? ओके, सो नाउ वी मूव अहेड टू समथिंग कॉल्ड स्टैटिक। आप डे 1 से लिखते आए हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सारे फंक्शन में आपने लिखा होगा अभी तक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक। ये स्टैटिक क्या है? स्टैटिक पहली बात तो एक कीवर्ड है, ठीक है? इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूं स्टैटिक की बात क्या है, ठीक है? क्योंकि ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। होता क्या है, स्टैटिक लिखने का मतलब ये होता है, जैसे बेसिक समझो इसका, ठीक है? पहले बेसिक क्या होता है इसका, इसका मेन आइडिया क्यों आया, स्टैटिक का आइडिया कहां से आया? आपने एक स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट बना दिया, ठीक है? इसके अंदर वेरिएबल्स हैं बहुत सारे, नेम, एज, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। मान लो कि इसके अंदर एक वेरिएबल होता काउंट, ठीक है? अब जब आप ऐसा कुछ लिखते हो, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, फिर आप लिखते हो स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट,
इस केस में क्या होता है, आपके पास दो अलग अलग बंदे होते हैं, S1 और S2, इनके पास अपना नाम है, अपना एज है और अपना काउंट होगा। इसके पास भी अपना नाम, अपनी एज और अपना काउंट होगा। सबके पास अपने अपने अलग अलग वैल्यूज हैं इस ब्लूप्रिंट की, है ना। सबके पास नाम ये सब तो है ही, लेकिन सबके पास अपना अपना अलग अलग है। जिस समय मैं इसमें से एक बंदे के आगे स्टैटिक लिख दूंगा ना, तो वो आइटम सबके लिए सेम हो जाएगा, इसका और इसका बिल्कुल सेम दिखेगा। या तक कि वो इसके पास स्टोर्ड भी नहीं होगा, वो अलग से कहीं पे स्टोर्ड होगा, और ये दोनों उसको देखेंगे। अगर इनको काउंट को चेक करना होगा ना, कि अगर मैं बोलूं S1 डॉट काउंट, तो वो ऐसे S1 के पास नहीं पड़ा होगा, वो S1 डॉट काउंट यहां पे कहीं पड़ा होगा, उसकी वैल्यू यहां से, और सारे लोग इसी डब्बे को देखेंगे। आपने नया स्टूडेंट बना दिया S3, वो भी इसी को देखेगा। इससे क्या होगा, S1 डॉट काउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू S2 डॉट काउंट इज इक्वल टू सबकी, जितना S1 S2 कुछ भी बना लो, सब लोग एक ही को देखेंगे, तो सबके पास सेम वैल्यू होगी। अच्छा, सोचो अगर मैंने S1 ने काउंट की वैल्यू को चेंज करके कुछ और कर दिया, मान लो काउंट की वैल्यू 10 थी, करके इसने 20 कर दी, तो अब वो सबके लिए 20 हो गई। देखा, क्योंकि सब लोग तो इसी डब्बे से निकाल रहे थे वैल्यू, और इसने डब्बे में जाके ही वैल्यू बदल दी। ठीक है, सो एवरीवन विल सी द न्यू वैल्यू। तो फंडा क्या होता है स्टैटिक का, स्टैटिक इज जब आपको कोई ऐसा वेरिएबल हो जो सबके अक्रॉस सेम रखना हो, और कोई भी एक चेंज करे तो वो सबके लिए चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया स्टूडेंट का, और एक वैल्यू रखी काउंट। काउंट क्या करेगा, चेक करेगा आपने कितने स्टूडेंट बना दिए। इट इज अ काउंटर फॉर स्टूडेंट्स। सो द मोमेंट यू क्रिएट अ स्टूडेंट, आप काउंट को +1 कर दो, ठीक है, तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगा। अब मजे की बात यह है कि ये काउंट का जो डब्बा है, काउंट की जो वैल्यू है, वो S1 के पास तो नहीं है, S2 के पास भी नहीं है, वो तो कहीं अलग है, वो अलग से ही कहीं है, और सब लोग उसे देख रहे हैं। तो क्या मुझे इस काउंट को चेक करने के लिए S1 S2 की जरूरत है? आंसर इज नो। अगर मैं एक भी स्टूडेंट ना बनाऊं, तो भी काउंट कहीं पे तो पड़ा ही होगा ना, मेरे ब्लूप्रिंट ने कहीं पे तो काउंट बना के रखा होगा ना। सो बिना, तो आई डोंट नीड द स्टूडेंट टू एक्सेस काउंट, आई डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट S1 S2 नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस सीधा ये डब्बे को ही एक्सेस कर सकता हूं। और सीधा इस डब्बे को एक्सेस पता है कैसे कर सकता हूं, किसका डब्बा है ये, स्टूडेंट का होगा ना। तो अगर मैं लिख दूं सिर्फ क्लास का नाम डॉट काउंट, तो भी मैं उसकी वैल्यू को एक्सेस और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। आई डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और एक और बात सुन लो, जब हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसमें स्टैटिक पता है क्यों लिखा था, ताकि जावा को जब आपका मेन फंक्शन चलाना हो, तो उसे एक ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, वो सीधा कह दे आपकी क्लास का नाम। जैसे ड्राइवर क्लास मैंने यूज किया है यहां पे, ये देखो, वो सीधा कह सके ड्राइवर क्लास डॉट मेन, वो सीधा चला सके बिना ऑब्जेक्ट बनाए, इसीलिए मैंने यहां स्टैटिक लिखा था। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बोला था कि आगे जाके जब स्टैटिक पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि यहां स्टैटिक क्यों लिखा है। स्टैटिक इसीलिए लिखा है ताकि मुझे इस क्लास का ड्राइवर ना बनाना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। समझे? अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने स्टैटिक के अंदर, व्हीकल के अंदर एक इंटीजर बनाया है काउंट, विच इज 0, और ये व्हीकल का कंस्ट्रक्टर है। क्या है ये? व्हीकल का कंस्ट्रक्टर है। मैं क्या करता हूं, जैसे ही व्हीकल बनती है ना, काउंट प्लस प्लस कर देता हूं, इस वाले वेरिएबल को चेंज कर देता हूं जैसी कोई भी व्हीकल बनेगी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर तो हर व्हीकल के लिए कॉल होगा। ठीक है, लेट्स टेक इट आउट। सो द मोमेंट आई क्रिएट अ व्हीकल, v1 is equal to a new vehicle,
मैंने एक व्हीकल और बनाई, v2 इज इक्वल टू न्यू व्हीकल। अब एक सेकेंड, ठीक है, अब जब ये दोनों क्रिएट हुए होंगे तो कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल हो गया, मतलब काउंट की वैल्यू 2 बार चेंज हो गई, 2 बार प्लस हो गई। अब देखो, ये देखो, मैं करूंगा व्हीकल डॉट काउंट, ठीक है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, मैंने सीधा क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नाम लिख दिया है। फिर मैं लिखूंगा v1 का काउंट, फिर मैं लिखूंगा v2 का काउंट। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, ये तो दो उसके कंस्ट्रक्टर चल गए। ये रही काउंट की वैल्यूज, सबकी वैल्यू है 2 2 और 2, मतलब v1 के लिए भी काउंट की वैल्यू सेम है, v2 के लिए भी काउंट की वैल्यू सेम है। और तीसरी बात ये कि मुझे काउंट देखने के लिए v1 और v2 की जरूरत नहीं है, मैं क्लास का नाम डॉट काउंट भी लिख सकता हूं। ये हो गई बात स्टैटिक वेरिएबल्स की, स्टैटिक वेरिएबल्स की। अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड्स की। ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम वेरिएबल्स और मेथड्स की बात करेंगे। सो लेट्स लुक एट व्हाट आर स्टैटिक मेथड्स। आई होप स्टैटिक वेरिएबल सबको क्लियर हो गया। स्टैटिक मेथड बिल्कुल वही बात हो गई जैसे मेन आपका एक स्टैटिक मेथड था। स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको चलाने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जैसे आप लिखते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये मेथड एक तरीके से सोचा जाए तो मैंने कहीं सिस्टम का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया ना, बनाया मैंने कहीं, मैंने सीधा लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने सीधा फंक्शन ही बुला दिया। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक क्लास है व्हीकल, ठीक है, और इसके अंदर कोई एक स्टैटिक मेथड है, सपोज एफ, स्टैटिक एफ, तो मैं सीधा इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं व्हीकल डॉट एफ लिख के। ये फंक्शन सबके अक्रॉस सेम रहेगा। अब फंक्शन कोई डब्बा थोड़ी है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड होती है, ऑब्वियसली वो नहीं है। फंक्शन तो एक फंक्शन है, एक फंक्शनैलिटी है। तो इस केस में जहां पे आपकी फंक्शनैलिटी पे इंपॉर्टेंस हो ना, और कोई और सबके अक्रॉस सेम रखना हो, so, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट, तो दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन। इसी तरह व्हीकल डॉट एफ करके मैं एक स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूं। अब एक बात और सुन लो, और जैसे मेन, अगर मुझे मेन को कॉल करना है, अगर जावा को मेन को बुलाना है, तो वो सीधा अपने अंदर लिख सकता है ड्राइवर क्लास डॉट मेन, ऐसे वो मेन को बुला सकता है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो जिस फंक्शन को, अगर आपको कभी भी ऐसा कोई फंक्शन चाहिए हो जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, बस फंक्शन चाहिए हो, जैसे प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए, सीधा फंक्शन ही चाहिए, तो उस केस में फंक्शन स्टैटिक हो सकता है। अब बात और सुन लो, स्टैटिक फंक्शन के अंदर मान लो इसके पास एक वेरिएबल है कॉस्ट, ये कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इसके पास कोई स्टैटिक वेरिएबल है जैसे कि काउंट, तो ये सिर्फ काउंट को ही एक्सेस कर सकता है, सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, नॉर्मल वालों को हाथ भी नहीं लगा सकता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन इज ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा होता तो है, ठीक है, हम चला के भी अभी देखेंगे ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है। जब आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया ना अपना, जावा के अंदर देखो चलती कैसे है जावा। जैसे ही आपने व्हीकल का ब्लूप्रिंट लिखा था ना क्लास का, एक यहां पे आपने रखी थी कॉस्ट, और यहां पे एक स्टैटिक रखा था काउंट। जिस मोमेंट पे आपने ये क्लास का ब्लूप्रिंट तैयार किया था ना, उसी मोमेंट पे, जब ऑब्जेक्ट बना भी नहीं है अभी कोई, क्योंकि अभी कोई स्पेस थोड़ी लिया मैंने मेमोरी में, कहीं भी मैंने न्यू थोड़ी लिखा है, मैंने तो अभी क्लास बनाई है, न्यू लिखते ही मेमोरी आती है ना, मैंने न्यू तो लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भी स्टैटिक है ना, तो उस टाइम पे ब्लूप्रिंट बनाते ही मेमोरी में व्हीकल के लिए एक जगह, व्हीकल क्लास के लिए एक जगह
अकोमोडेट हो जाती है, जिसके अंदर काउंट का डब्बा बन जाता है, और इसको आप एक्सेस कर सकते हो व्हीकल डॉट काउंट से बिना ऑब्जेक्ट बनाए। सो खुद सोचो कि अगर यहां पे एक स्टैटिक फंक्शन होगा, ठीक है, और वो कॉस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करे। भैया कॉस्ट नाम की चीज तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अभी तो कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं। ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो ये कॉस्ट नाम की जगह कंस्ट्रक्ट होगी। सिर्फ काउंट नाम की जगह जो स्टैटिक है वो तो अपने आप कंस्ट्रक्ट कर दी ना जावा ने स्टार्टिंग में, तो इसीलिए मैं इसको तो छेड़ सकता हूं क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट हो गई। लेकिन कॉस्ट जो कि स्टैटिक नहीं है वो तो तब कंस्ट्रक्ट होगी ना जब जावा का ऑब्जेक्ट बनेगा, और स्टैटिक वाले बंदे तो तब चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए जावा को डर है कि अगर कॉस्ट कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ और मैं यहां कॉस्ट को छेड़ूंगा तो भैया एरर। तो इसीलिए जावा सेफ खेलता है, जावा सिर्फ उन्हीं को एक्सेस करने देगा जो कंस्ट्रक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल द स्टैटिक वेरिएबल लाइक काउंट। किसी को डाउट है पूरे स्टैटिक के कॉन्सेप्ट में तो बताओ, कोई भी डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैटिक। एनी डाउट्स एनीवन? सबको समझ आया? सबको समझ आया? चैट पे बताओ। ओके ऋषिका, मेथड वाला कॉन्सेप्ट ये है, मैंने कहा कि अगर कोई मेथड स्टैटिक है, ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं इसकी क्लास बनाता हूं ना व्हीकल की, और जो जो स्टैटिक लोग होते हैं वो लोग मेमोरी में कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तभी बिना ऑब्जेक्ट बनाए पहले ही बन गए, मेमोरी में जगह दी बना दिया, जावा ने पहले ही कर दिया। क्योंकि वो लोग बन चुके हैं इसीलिए आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो वेरिएबल स्टैटिक नहीं है वो अभी मेमोरी में बना ही नहीं है, क्योंकि वो तो तब बनेगा जब आप न्यू ऑपरेटर को यूज करके कोई उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो इसीलिए जो बना ही नहीं है उसको आप एक्सेस कैसे करोगे एक स्टैटिक के अंदर? स्टैटिक लोग तो पहले ही बन जाते हैं ना। समझ आया? सर फाइनल और स्टैटिक का थोड़ा कंपैरिजन बता दो, कहीं ना कहीं सेम लग रहे हैं। ओके, फाइनल और स्टैटिक में देखो फर्क क्या है। स्टैटिक और फाइनल में सबसे मेन फर्क तो ये है कि अगर मान लो कोई जगह फाइनल लिखा है, ठीक है, फाइनल क्या करता है उस मेमोरी लोकेशन को लॉक कर देता है, उस पर ताला लगा देता है। अगर मैं बोल दूं कि फाइनल इंट कॉस्ट इज इक्वल टू 10, तो कॉस्ट नाम की जगह पे वैल्यू जाएगी 10, और मैं इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता। स्टैटिक में क्या होगा? स्टैटिक में क्या होगा, अगर मैं एक बनाऊं स्टैटिक इंट कॉस्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो यहां पे जगह बनेगी कॉस्ट, और मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मान लो दिस इज व्हीकल के अंदर है, ठीक है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं व्हीकल डॉट कॉस्ट इक्वल टू 15, ये जगह 15 आ जाएगा, ये फाइनल में नहीं होगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अमित, मैंने बोला कि जब मैं स्टैटिक बनाऊंगा ना तो मेमोरी में सबके लिए एक ही जगह बनेगी, सबके लिए अलग 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 कॉस्ट नाम की जगह नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं फाइनल आता ना तो हर ऑब्जेक्ट के पास एक अपना कॉस्ट नाम का बंदा होता जो फिक्स्ड होता, दूसरे वाले के पास भी एक कॉस्ट होता जो फिक्स्ड होता, ठीक है, दिस इज फॉर फाइनल। लेकिन इन केस ऑफ स्टैटिक everyone will be just looking at the same dabba of cost and it is not logged. Clear? Okay. Okay, इसके अलावा मैं चाहता हूं आप लोग ये भी रीड करो, what are static blocks। nested classes छोड़ दो, I want you to read about static blocks, और जिसको डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है। I want you guys to read। ये सब ऐसी बातें हैं जो मतलब चाहो तो स्किप कर लो, बट लेकिन कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो आई वांट कि आप जिसको समझ आ गया ना स्टैटिक, वो स्टैटिक ब्लॉक्स आराम से समझ लेगा, क्योंकि
मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, एक ही जगह कंस्ट्रक्ट हो जाता है पहले ही। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, तो जैसे आप इंटरनेट पर स्टैटिक ब्लॉक्स को बस रीड करोगे ना एक पैराग्राफ, आपको होगा अरे तो समझ आ गया, अच्छा ये इसलिए चल रहा है। तो आई वांट यू गाइस टू रीड अबाउट स्टैटिक ब्लॉक्स। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू क्रिएट अ स्टैटिक मेंबर, बस हम उसके आगे एक स्टैटिक कीवर्ड फिक्स कर देते हैं। ठीक है, यही मैंने आपसे बात की कि अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक नहीं है तो हर एक बंदे के पास अपनी कॉपी होगी, लेकिन अगर स्टैटिक है तो उसकी कॉपी एक ही रहेगी। ओके, स्टैटिक मेथड्स की भी बात कर ली, और मैंने आपको ये बता दिया है कि दे कैन ओनली डायरेक्टली एक्सेस द स्टैटिक डेटा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया कि मेन स्टैटिक क्यों है। और मैंने दिस कीवर्ड डिस्कस कर लिया, सुपर अब अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। ये दिस या सुपर दो कीवर्ड्स होते हैं, उसको आप स्टैटिक में यूज नहीं कर सकते। और अब आपको समझ आ गया होगा कि दिस को यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दिस रेफर करता है ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट तो कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ, तो आप कैसे एक्सेस करोगे स्टैटिक मेथड के अंदर। करेक्ट, आप समझ आया आपको दिस नहीं यूज कर सकते। कई बच्चे होते अटके चल जाते हैं, भाई दिस यूज नहीं कर सकते, इंटरव्यूअर वहीं पकड़ लेता है। तो दिस क्यों नहीं यूज कर सकते भाई, दिस तब यूज करोगे ना जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और स्टैटिक के टाइम पे तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं होता, बिना ऑब्जेक्ट के मैं स्टैटिक एक्सेस करता हूं, है ना। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि आपका स्टैटिक के लिए अलग जगह बनती है और सब लोग उस जगह को देखते हैं। जैसे ये देख रहे हो S1 और S2 दोनों मिलके एक कॉमन एरिया को देख रहे हैं, ये स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे इनके। ठीक है, सब मिलके एक ही जगह को देख रहे हैं। अभी तक अगर कोई डाउट नहीं है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सुपर को। 5 मिनट लगेंगे सुपर में, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई थिंक किसी ने क्लास की स्टार्टिंग में डाउट पूछा था कि अगर हमें पेरेंट के ड्राइव फंक्शन को कॉल करना हो, याद है हमने ओवरराइडिंग कर दी थी, व्हीकल का ड्राइव नहीं चलाया था। अगर अब मुझे व्हीकल के मेंबर हाइडिंग की बात करी थी इन जनरल, याद है कि अगर मेरे पास अपना बंदा है सेम नाम का तो मैं अपना चलाऊंगा, मैं पेरेंट का नहीं चलाऊंगा। लेकिन मान लो आपने जिद पकड़ ली कि नहीं मेरे को पेरेंट का ही चलाना है, तो अभी तक तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था। फॉर एग्जाम्पल चलो यहां बनाते कार, कार इज इक्वल टू न्यू कार। क्लियर है, मैंने कहा कार डॉट ड्राइव। अब क्या हो रहा है, ये देखो पहले व्हीकल का कंस्ट्रक्ट अब बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है ना। सबसे पहले ये स्टेटमेंट चली होगी, इस स्टेटमेंट ने क्या किया होगा, एक कार को कंस्ट्रक्ट, लेकिन कार को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसे व्हीकल बनानी पड़ी होगी, क्योंकि कार के अंदर एक व्हीकल है जिसका बनना इंपॉर्टेंट है। तो पहले बनी व्हीकल, व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद कार का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उसके बाद जब कार डॉट ड्राइव एग्जीक्यूट हुआ तो कार इज मूविंग, कार का ड्राइव फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ ओवरराइडिंग की वजह से। कितना ज्यादा ऊप्स है सिर्फ 2 लाइन के अंदर, ये देख रहे हो कितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिर्फ 2 लाइन के अंदर। अब मेरे को जिद चढ़ गई कि कार डॉट ड्राइव जब मैं लिखूं ना, तो मैं चाहता हूं कार का नहीं व्हीकल का, यानी कि व्हीकल इज मूविंग, ये वाला जो व्हीकल का ड्राइव फंक्शन इसमें इनहेरिट हुआ है ना, मैं चाहता हूं वो कॉल हो यार, मैं कार का नहीं कॉल करना चाहता। तो ना जावा में एक कीवर्ड है जिसे कहते हैं सुपर। जैसे ही आप सुपर लिखते हो ना, जैसे हम दिस लिखते थे, तो दिस लिखते ही मेरे पास करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आता था। सुपर लिखते ही मान लो कि मेरे पास पेरेंट क्लास का एक्सेस आ गया, सुपर डॉट, सुपर डॉट का मतलब हो गया अब मैं व्हीकल के कोई भी बंदे को एक्सेस कर सकता हूं। मान लो मैंने लिखा सुपर डॉट ड्राइव, ठीक है, और मैंने अपने वाले को कमेंट कर दिया या अपने वाले को हटा दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ लिख दिया सुपर डॉट ड्राइव। सुपर लिखने से मेरे पास एक्सेस आ गया सुपर क्लास का, याद है मैंने बताया था पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी बोलते हैं। तो सुपर डॉट ड्राइव का मतलब है पेरेंट डॉट ड्राइव, मतलब पेरेंट का ड्राइव फंक्शन चला दो। इसी तरीके से मान लो मुझे अगर मान लो यहाँ पे व्हीकल के पास है मैक्स स्पीड, मैक्स स्पीड, और कार के पास भी एक वेरिएबल होता मैक्स स्पीड, करेक्ट। अगर मुझे कार का मैक्स स्पीड एक्सेस करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं दिस डॉट मैक्स स्पीड, है ना। और अगर मुझे
व्हीकल का मैक्स स्पीड एक्सेस करना है तो मैं लिख सकता हूं सुपर डॉट मैक्स स्पीड। ठीक है, दिस से मुझे क्या मिलेगा, अपना बंदा। सुपर लिखने से मुझे मिलेगा पेरेंट का बंदा। ठीक है, सो अभी हम वेरिएबल तो बहुत सिंपल है, वेरिएबल में यूज भी नहीं होता है। सो सुपर यूजुअली हम फंक्शंस, पेरेंट के फंक्शन को बुलाने के लिए, मतलब जब मुझे ओवर राइडिंग रोकनी है तब मैं ऐसे यूज करता हूं। सो लेट सी कि इस केस में क्या होता है। सुपर डॉट ड्राइव, मतलब कार डॉट ड्राइव में कार ड्राइव फंक्शन तो कॉल होगा, लेकिन कार के ड्राइव के फंक्शन के अंदर मैंने पेरेंट का ड्राइव फंक्शन बुला दिया है। तो लेट सी, ये देखो व्हीकल इज मूविंग। और मान लो कि मुझे दोनों चलाने हैं, कार का भी चलाना है और उसका भी चलाना है, तो सुपर डॉट ड्राइव से पेरेंट का तो चल ही जाएगा, उसके आगे मैं अपना भी चला देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों चलेंगे। अब ये देखो दोनों चल गए। सुपर का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? The super keyword in Java is a reference variable that is used to refer to parent class object. The keyword super came into picture with the concept of inheritance. ठीक है, जैसे कि ये देख लो, यही अभी हमने एग्जांपल लिया है। अगर अब मेरे पास यहाँ पे कार है, दैट एक्सटेंड्स व्हीकल, व्हीकल के अंदर सिर्फ मैक्स स्पीड है और मुझे प्रिंट करनी है व्हीकल की मैक्स स्पीड। मेरी कार की मैक्स स्पीड 180 है, व्हीकल वाली 120 है। व्हीकल वाली इसके अंदर इनहेरिट होके आ गई, मतलब कार के पास अब दो मैक्स स्पीड है, एक 180 की और एक 120 वाली व्हीकल की। जब मैंने लिखा सुपर डॉट मैक्स स्पीड को प्रिंट करो, तो ये प्रिंट करेगा 120। अगर मैं दिस डॉट मैक्स स्पीड लिखता तो ये प्रिंट करता 180। ठीक है, इसी तरीके से एक बात और सुन लो कि सुपर कंस्ट्रक्टर को भी आप कॉल कर सकते हो। मतलब ये वैसे इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एक बात और सुन लो। मान लो मान लो कि मुझे कहीं पे, ये मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूं। मान लो कि ये मेरे पास एक व्हीकल है, करेक्ट, और एक मेरे पास कार है। अब मान लो कार के किसी फंक्शन के अंदर, दिस इज कंस्ट्रक्टर ऑफ कार, if I want to call the constructor of vehicle, which is in any ways is getting called, right? So another way of calling it is using this. सुपर से क्या होगा, व्हीकल का एक्सेस ये लगा दो, सो दिस कॉल्स द सुपर कंस्ट्रक्टर, यानी सुपर कंस्ट्रक्टर यानी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर। अगर सिर्फ मैक्स स्पीड, ओके देयर इज अ डाउट फ्रॉम अमित, अगर सिर्फ मैक्स स्पीड लिखते तो भी वो, यस अगर, ओके अमित इज आस्किंग कि इस स्लाइड में मैंने लिखा है सुपर डॉट मैक्स स्पीड, तो ये व्हीकल वाला यानी 120 को प्रिंट करेगा। अगर मैं लिखता दिस डॉट मैक्स स्पीड तो वो 180 को प्रिंट करता। अगर मैं सिर्फ मैक्स स्पीड लिखता तो भी वो 180 को ही प्रिंट करता। अगर मुझे सुपर क्लास का चाहिए तो सुपर लिखना है, वरना वो अपनी ही बात करेगा हमेशा। जैसे ही मैं सुपर डॉट लगा दूंगा तो वो सुपर क्लास की बात करेगा। क्लियर है अमित? ओके, सो दिस इज द स्टोरी फॉर टुडे, है ना? अब आपके पास, आज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कुछ कुछ पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको रीड करके आना है, आपकी असाइनमेंट है आज की। सबसे पहले यू हैव टू स्टडी अबाउट स्टैटिक ब्लॉक्स। ठीक है, और सब लोग एक कोड एग्जांपल स्टैटिक ब्लॉक का पुश करेंगे गिटहब पे आज की क्लास में, यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक्स। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है आज का कि आप एक क्लास बनाओगे एनिमल, ठीक है, और दो क्लासेस बनाओगे डॉग एंड कैट। ठीक है, एनिमल क्लास के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ब्रीड और कलर
ठीक है, और एक फंक्शन होना चाहिए आपके पास इसके अंदर, स्पीक। ठीक है, और डॉग और कैट के अंदर आपको स्पीक को ओवरराइड करना है, सच दैट जब मैं डॉग का स्पीक बुलाऊं तो इट शुड से बार्क, और अगर कैट के ऑब्जेक्ट को बुलाऊं तो इट शुड से म्याऊ। ठीक है, और अगर एनिमल का स्पीक बुलाना हो तो इट शुड से ग्राउल। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू ओवरलोड अ प्रिंट फंक्शन। आपको तीन अलग अलग प्रिंट फंक्शन बनाने, एक प्रिंट फंक्शन जो कुछ भी नहीं लेता एंड इट शुड प्रिंट hello, then there should be a print function which takes an integer n, ठीक है, and it should print hello space the number n। ठीक है, यहाँ पे n की जगह आपका नंबर होना चाहिए n। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक प्रिंट होना चाहिए which takes in a decimal value, यानी कि एक फ्लोट, and it should print hello space the floating value। ठीक है, ये तीन आपके मेन इनहेरिटेंस रिलेटेड आज के क्वेश्चंस हैं। ओके, इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे भी आप वीडियो में देख लेना, ये तीन क्वेश्चंस हैं आपके। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और है, एक एरेस का ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसको भी थोड़ा, ये आज की क्लास का सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास एक एरे है, ठीक है, मान लो 1 2 4 6 5 9 कुछ भी। आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब एरे निकालनी है। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास एरे है 1 3 4 5 2, सो सबसे बड़ी सब एरे मतलब इसके अंदर, एरे के अंदर की कोई पार्ट, सब एरे का मतलब है एरे के अंदर का कोई सब पार्ट। ठीक है, जो सॉर्टेड हो, जैसे 3 4 5 सॉर्टेड है ना, तो इसका साइज क्या है 3। ऐसे ही इसी एरे में 1 3 4 5 भी सॉर्टेड है, इसका साइज क्या है 4। तो सबसे बड़ी सब पार्ट जो सॉर्टेड हो वो इस वाले एग्जाम्पल में 1 3 4 5 2 में है, ये वाली, और इसका साइज है 4। तो मुझे ये वैल्यू 4 प्रिंट करनी है। ऐसे ही अगर आपको कोई भी रैंडम एरे गिवन हो तो आपको उसका सबसे बड़ा सॉर्टेड सब पार्ट मुझे बताना है, उसका साइज क्या होगा मुझे बताना है। ठीक है, ये है आपका आज का सोचने वाला अच्छा क्वेश्चन, और ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मल असाइनमेंट अभी ग्रुप पे आ जाएगी, क्योंकि वो अभी सही से बन नहीं पाई थी आपकी, तो ये आपको करना ही करना है, प्लस एक फॉर्मल असाइनमेंट और अभी आपके पास आएगी आज रात को ग्रुप के ऊपर, वो भी आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, टिल वेंसडे। अब अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, पिछली क्लास का या आज की क्लास का। किसी को कोई एरे वाला अगर मिस कर दिया स्टार्टिंग में तो बताओ। क्लियर है सबको? एवरीवन इज थ्रू विद टुडेज क्लास? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? चैट पे बता दो। ओके, ठीक है, फिर दैट इज इट फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, करके आना सब कुछ। और हाँ, एक चीज और, अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना सुपर कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, बेसिक मैंने बता दिया आप लोगों को, जब मैं ऐसे लिखता हूं तो ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है, लेकिन इसकी यूज कहां पे है इसके बारे में पढ़ के आना। ठीक है, सो दैट इज इट।
थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।